हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग बात करेंगे मानवेंद्र जी से, जिनकी निमसेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 74 है। तो मानवेंद्र जी, आप पहले अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, और फिर हम लोग बाकी बात करेंगे। Okay, so hello everyone. I am Manvendra Singh. Basically, I am from Kannauj, Uttar Pradesh. I have completed my Bachelor's of Science honors in physics from University of Delhi. और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि एमसीए होता है। एंड ये पता था एमसीए होता है, बट एमसीए एनआईटीज ऑफर करती हैं एंड किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे जाके एमसीए कर सकते हैं। इस चीज़ की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैं अपने ग्रेजुएशन के एंड ईयर तक आ गया, मैंने एग्जाम दिया। उस टाइम तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एमसीए होता है, बट उस टाइम पर ये था कि कैसे भी मुझे टेक्निकली स्विच करना था, क्योंकि जो मेरा डोमेन था वो नॉन टेक्निकल था और मुझे कैसे भी टेक्निकल फील्ड में आना था। बहुत सारी चीज़ें पूछी, लोगों से पूछा, तब जाके मालूम पड़ा कि एनआईटी से एमसीए होता है और आप कंप्यूटर साइंस स्विच कर सकते हैं। तो फिर पता चला निमसेट एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने सोचा दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन गो फॉर। तो फिर मैंने अगस्त से निमसेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। काफ़ी सारी कोचिंग्स वगैरह देखी। मतलब कोचिंग समय मेरा ऐसा था कि मुझे पता था मैं कर तो लूँगा अपने आप से, लेकिन मुझे एक बहुत डेडिकेटेड मटेरियल चाहिए था। और क्योंकि खुद से करने के लिए आप थोड़े दिन तक कर सकते हो, बट कंसिस्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक करना उतना वायबल नहीं हो पाता है। और साथ साथ मेरी एमएससी भी चल रही थी ड्यू से ही। तो फिर दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो सोचा कि एक डायरेक्शन मिल जाएगी, तो उसके लिए फिर मैंने एस्पायर स्टडी का ऑनलाइन कोर्स लिया, ज्वाइन किया सर। अच्छा, तो मतलब आपने पहले बीएससी किया था? हाँ सर, बीएससी ऑनर्स किया फिजिक्स बीएससी में। ऑनर्स किया था, फिर आपकी एमएससी चल रही थी, एमएससी चल रही थी और सर। उसी साथ जो है आपने डिसाइड किया कि हमें निमसेट करना है। हाँ सर। तो मतलब क्यों, जैसे एक बार होता है ना कि सोचता है कि एक साल इधर हमारा जा चुका है और 3 साल अभी और लगेंगे, तो ऐसा नहीं दिमाग में है कि 3 साल लगेंगे, इससे अच्छा है 1 साल और कर लो तो कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी सेट। तो मेरा ये चीज़ बहुत क्लियर था दिमाग में कि जो भी करना है मन से करना है। तो एमएससी तक करते करते मुझे मालूम पड़ गया था कि फिजिक्स मेरा इंटरेस्ट तो है मेरा, लेकिन फिजिक्स में एज अ करियर मैं आगे परसू नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी। तो टेक्निकली स्विच करना था मुझे कैसे भी। अच्छा अच्छा, मतलब एक ये भी आई थिंक रीजन होता है बहुत सारे लोगों में कि एमएससी के बाद लाइन बड़ी है, मतलब लाइन बड़ी होने का मतलब काफी कुछ करना पड़ता है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी हाँ सर, ये भी एक रहती वन है। ऑफ द रीजन था कि बहुत लंबी जर्नी है, पीएचडी तक जाना है। और फिर और भी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उन सबको देखते हुए लगा कि नहीं, इतना लंबा नहीं कर सकता। तो अच्छा, फिर तो कभी ऐसा मतलब नहीं फील हुआ कि निमसेट वाली फील्ड में जा रहे हैं और जी सर। कंप्यूटर साइंस इसमें है, और पिछला हमारा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है नहीं, तो इसमें जा करके हम अच्छा कैसे कर पाए? जैसे कुछ बच्चों में ये डाउट रहता है, बीएससी वालों में खासकर, कि जो बीसीए के बच्चे हैं कॉलेज में जी सर। आकर के अच्छा करेंगे और हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये डाउट नहीं था? तो ऐसा खुद पे डाउट तो नहीं आया, क्योंकि हमेशा से खुद से पढ़ा है। हम्म तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं भी जाएंगे तो कर तो लेंगे। नहीं, ऐसा क्योंकि डाउट तो। काफी सारे बच्चों की क्वेरी आती है हाँ हमारे सर, पास वो जब। समझ सकते हैं, क्योंकि हाँ, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम बीएससी कर रहे हैं जी सर। और हमें कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता, और लोग कहते हैं कि सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग वगैरह होती है और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो हम सर कैसे इतनी जल्दी वहाँ पर सीख पाएंगे? तो सर मेरे साथ तो बेसिकली ये था कि डीयू में थे, फिजिक्स ऑनर्स किया था। तो प्रोग्रामिंग से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया था, क्योंकि हम लोग को कराई जाती थी थोड़ा बहुत। बेसिक था कि हाँ, पता था कैसे क्या होता है। हम्म बट उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था कि जो अभी कर रहे हैं, उतना तो नहीं पता था। बट हाँ, ये था कि कर लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा अच्छा, तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब आप डिमसेट की प्रिपरेशन शुरू की अगस्त के महीने में, तो अपेयरिंग में थे आप, एमएससी कर रहे थे, मतलब जी सर। कॉलेज का काम तो रहता ही था। हाँ। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि जो बच्चे बीएससी वाले होते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, बीसी अपेयरिंग वाले हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि सर हमसे दो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये कैसे आपने मैनेज किया कि अच्छे से निकल जाए? सर मेरा तो सीन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जो मेरी एमएससी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी दिसंबर में, क्योंकि एडमिशन लेट हो गया था कोविड के चक्कर में। हम्म तो उस टाइम मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, वो भी ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन मैंने फर्स्ट सेमेस्टर तो सही से किया, क्योंकि सारी लैब वगैरह अटेंड करता था। हम्म तो वो सब करने के बाद क्लासेस भी लेता था हम्म निमसेट के लिए। हम्म तो ऐसा ऐसा मेरा ऑनलाइन था, तो उतनी मुश्किल नहीं हुई। मैं टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता था मैं, कि हाँ, सुबह लैब ले ली, जो हम्म क्लासेस छूट गई उनको शाम को कर लिया, और फिर जो काम बचा उसको कर लिया। तो टाइम से अपने अकॉर्डिंग सबको मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, तो जब आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसके बाद में आप देख रहे होंगे क्लासेज
धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हाँ हाँ। मतलब अगस्त में कम होती हैं, सितंबर में और ज़्यादा, जनवरी फरवरी आते तक 4-4 5-5 घंटे की हाँ हाँ, लगातार क्लास। लगातार क्लास। ठीक है, वो कैसे मैनेज करते थे? तो मतलब वही था कि क्योंकि अब सोच लेते पढ़ना तो है ही कैसे भी निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेप रखनी थी। तो फिर ये था कि कैसे भी करके निकालना है। अगर क्लास बाई चांस, क्योंकि डेली करना उतना पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं हो पाता था कि हाँ मतलब कभी कभी बोर हो जाते थे, नहीं करना, आज मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, तो फिर छूट गई तो कोई बात नहीं, बट उसको ये नहीं कि छोड़ दिया, जब टाइम मिला उसको कर लिया, जितना पेंडिंग है उसको निपटाना होता था तुरंत ही। तो जब आप जैसे क्लास ले रहे होते थे तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि चैप्टर हमने कवर कर दिया जी। और आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में नंबर आए कम। हाँ। तो जब ऐसा कभी होता था तो फिर क्या फीलिंग होती थी और उसको सही करने के लिए क्या करते थे आप? तो फीलिंग मुझे लगता है सबके साथ वही आती होगी कि क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, और होता है मेरे ख्याल सबके साथ प्रिपरेशन फेज में ये चीज़ एक पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो सर मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, मुझे याद है अच्छे से कि पहले बार मेरे साथ हुआ ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट में। एक बार ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दिया, अराउंड सितंबर का मंथ था, टॉपिक वाइज टेस्ट था वो। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और मेरे मार्क्स बहुत कम आए। फिर मतलब मैंने 2 दिन तो पढ़ ही नहीं पाया उस चक्कर में कि मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ, मार्क्स भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी मार्क्स देखता तो बहुत अच्छे आ रहे थे। फिर सोचा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब सोचने पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। तो फिर आगे का सब पढ़ा, उसके बाद से सब उतने कम मार्क्स, मतलब उसके बाद से जितने टेस्ट दिए उनमें इंक्रीमेंट हुआ ही हुआ। और फिर जब बाकी फुल लेंथ की बात करूँ तो सर उसमें तो ये था कि मार्क्स ऊपर नीचे होते थे, बट ये था कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि आप कर लोगे, आप मेहनत कर रहे हो तो खुद पे भरोसा रखो। और कुछ बच्चों का एक सीन रहता है, अगर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं चीजें। ठीक है, मतलब जैसे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी, पढ़ते समय उन्होंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, लेकिन वही एक्सरसाइज जब 1 महीने बाद लगा रहे हैं तो आधे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो कैसे रिवीजन का आपका तरीका क्या था कि किस तरीके से आप रिवाइज करते? रिवीजन का तो वही था, जैसे कि अभी अगर टेस्ट हुआ, टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो उसको तुरंत का तुरंत रिवाइज कर लिया, टेस्ट के लिए रिवाइज कर लिया। और अदरवाइज अगर नहीं भी हो रहा है तो फिर सर मेरा ऐसा था कि जितना मैंने पढ़ रखा होता था ना उसको मैं याद करने की कोशिश करता था एक बार कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है नहीं घूम रही है। अगर वो चीज़ें हल्की सी स्लिप होती थी तुरंत खोल कर देख लेता था कि हाँ ये चीज़ क्या थी, इसका फॉर्मूला क्या था, या फिर कैसे क्या चीज़ हो रही थी। एनालिसिस कैसे करते थे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हाँ है। बिल्कुल सर। तो कैसे एनालिसिस करते थे उसका, मतलब सेक्शन वाइज करते थे या जो गलत होते थे उनको देखते थे? तो सबसे पहले तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट देते टाइम दिमाग में हिलक जाते हैं कि अगर हो भी गया तब भी क्वेश्चन दिमाग में हिलक जाता है कि ये क्वेश्चन क्या था, इतना टाइम क्यों लगा। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन देखता था कि जिस क्वेश्चन में हिलक रहा था। फिर उसके बाद जो गलत क्वेश्चन होते थे उनको देखा कि गलत क्यों हो गए, और जो नहीं आए फिर जैसे कि आपने बताया था कि उनको देख लो, अगर एक बार कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर कोई नई अप्रोच है तो उसको देख लो कैसे क्वेश्चन हो रहा था। तो बीच में कभी ऐसा नहीं आया कि इसको क्विट कर दे और नहीं एमएससी सही है हमारा? तो क्विट करने का तो नहीं आया, क्योंकि मतलब बहुत सोच समझ डिसीजन लिया था ये वाला कि स्विच करना है। बट हाँ ये फेज जरूर आता है कि मतलब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये फेज तो मुझे लगता है सबकी वो एक प्रिपरेशन फेज में आता ही आता है कि यार पता नहीं पढ़ तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। तो फिर वही था कि कई बार आपने भी वो चीज़ क्लास में बोली कि करते रहो जो होगा हो जाएगा, मतलब इतना मत सोचो कि आगे क्या होगा। तो फिर मतलब वही मैंने फॉलो किया कि मतलब ठीक है करते हैं, जो होगा देखा जाएगा बाद में, अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो कितनी रैंक जो है तुमने उम्मीद की थी कि हमारी इतनी आ सकती है, मतलब जब प्रिपरेशन शुरू की होगी? हाँ ठीक है, तब। और प्रिपरेशन शुरू करते समय सबको लगता है हमको तिरछी से नीचे कुछ चाहिए हाँ थे, सही बात है। लेकिन जैसे महीने बीतते हैं तो फिर तिरछी से सूरत, कल इलाहाबाद, ऐसे बच्चे आते जाते हैं। तो लास्ट तक तो अपने आप को किस पड़ाव पर आकर छोड़े थे कि अब यहाँ तक तो हमें चाहिए ही? तो मतलब लास्ट तक तो मेरा सीन ये था, क्योंकि स्टार्टिंग जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी तो मार्क्स कम ही आ रहे थे, ऑब्वियसली कम आ रहे थे, बट धीरे धीरे मतलब मेरे मार्क्स इंक्रीज करने लग रहे थे। और एंड तक जब आपने एंड में 3 दिन लगातार टेस्ट लिए थे उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 650, 500 और 700 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो ये था कि और जब एंड में टेस्ट सीरीज आ गई थी तो उस टाइम मैं टेस्ट देता था ऑनलाइन, तो मतलब या तो इलाहाबाद अलॉट होता था या फिर त्रिची अलॉट होता था। तो फिर ये था कि हाँ मतलब त्रिची तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सर एंड में आके दिक्कत भी हो गई मेरे साथ, मैं बीमार पड़ गया था और घर पे कुछ दिक्कत हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो फिर ये था कि हाँ कर तो लेंगे इलाहाबाद, मतलब मेरा ये था कि इलाहाबाद तो है, इलाहाबाद। अच्छा, जैसे तुमने ये अलॉट वाला बताया, जैसे हाँ। टेस्ट सीरीज में आता है वहां पर ये एनआईटी आपको Allot इस हुई है। नंबर पे अलॉट हुई है। हम्म। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि इलाहाबाद से भी नीचे हाँ हुआ या है। फिर जमशेदपुर से नीचे, तो हुआ कैसा है, हुआ फील है होता सर। होगा एकदम से कि? ऐसा मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये क्यों हो गया, मतलब हाँ, बट ये था कि चलो ठीक है इम्प्रूव कर लेंगे, टाइम है इम्प्रूव कर लेंगे। क्योंकि ये चीज हमने साइट में इसीलिए रखी है बेसिकली हम्म। कि दोनों चीजें हो जाए, आपका रैंक भी आपको पता चल जाए तुरंत, स्कोर भी पता चल जाए, और आपकी काउंसलिंग भी हो जाए। हाँ भाई एक तरीके से अगर एनआईटी अलॉट हुई है तो वहाँ पे एक काउंसलिंग हो गई कि आपको ये एनआईटी अभी अलॉट हुई है। अलॉट हुई है।
ठीक है। और जैसे लास्ट के टाइम पे, हम्म। जैसे ये तो आपकी पूरी पढ़ाई हो गई, ठीक है, फिर लास्ट के टाइम पे अगर रिवीजन आपने कुछ अलग प्लानिंग की होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने तरीके से हाँ करता है, तो वो आपकी प्लानिंग क्या थी? सर, मेरा तो ये प्लान था क्योंकि लास्ट टाइम में मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, 1 महीने पहले बीमार हो गया और घर पे मतलब मम्मी के चोट लग गई थी, तो मतलब मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था उस टाइम पे। तो जितना मैंने प्लान किया था कि मतलब प्रीवियस ईयर कर लेंगे या फिर इतने टेस्ट दे लेंगे, तो उतनी फ्रिक्वेंसी मेरी नहीं आ पा रही थी। फिर जब मैं ठीक हुआ उसके बाद मेरे पास एग्जैक्टली 1 महीना बचा हुआ था। उसके बाद मैंने यही सोचा कि अब उठाते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं कि इतने इतने दिन में इतने टॉपिक रिवाइज करने हैं, जो टॉपिक बड़ा है उसको कितना टाइम देना है, 2 दिन देना है या फिर 1 दिन देना है, और साथ में क्वांट कितनी करनी है। और कंप्यूटर तो मतलब आपने कहा था टेस्ट देना है, वो तो कंप्यूटर में छोड़ दिया था, फिर जो टेस्ट दिए थे बस वही रिवाइज किया एंड में। और उसके बाद इंग्लिश में इतना ध्यान दिया नहीं मैंने, थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक थी मेरी, तो बहुत ध्यान दिया नहीं इंग्लिश में। मैथ्स का बस यही था कि डिवाइड कर लिया था कि इतने टॉपिक्स हैं, इन पे बहुत फोकस करना है, या फिर मेरे ये वीक टॉपिक्स हैं जैसे कि कौन सेक्शन होता है उसमें फॉर्मूला याद नहीं रहते, या बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि ये इसका क्या था इसका क्या था, तो उनको हर दूसरे तीसरे दिन देख लेता था उठा के, मतलब फॉर्मूले मैंने लिख देता अलग शीट पे, तो उनको देख लिया, और जो टॉपिक लगता था कि हाँ इसमें ये चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ या फिर वो है, तो उनको बहुत फ्रिक्वेंटली देख लिया, और जो टॉपिक स्ट्रांग थे उनको हफ्ते में 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, ऐसे करके रिवाइज करता तो था। बच्चों का एक, सभी बच्चों का कॉमन क्वेश्चन रहता है, जैसे हम तो आर.डी. शर्मा पूरी फॉलो कराते हम्म, हैं, तो तुमने कौन सी बुक सॉल्व की थी? क्योंकि सर जब सब आर.डी. शर्मा नहीं कर पाते हैं, हाँ ठीक है, और कर पाने की वजह ये होती है कि समय उसमें लगता है काफी, टाइम लगता है। ठीक है। हम्म। तो कौन सी किताब आपने सॉल्व की थी? सर सच बताऊं सर, मैंने स्टार्टिंग जब कोचिंग की थी तो आपने कहा था आरडी पे लगाओ, तो स्टार्टिंग चैप्टर्स थे, वेक्टर था और ट्रिग्नोमेट्री थी, 4-5 चैप्टर थे मैंने आरडी से किए, जब तक टाइम मेरे पास था, जब तक क्लासेस कम थी। फिर जब मेरी एमएससी स्टार्ट हो गई और फिर क्लासेस भी बहुत बढ़ गई, तो फिर इतना टाइम मिलती नहीं रहता कि मैं क्वेश्चन आरडी से लगाऊं। तो फिर सर मैंने बुक, मतलब जहां तक मुझे याद है कोनिक, मतलब आप जनवरी एंड के टाइम के बाद मैंने बुक लगाना ही छोड़ दिया था। अच्छा। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलते थे, या तो क्योंकि उस टाइम टेस्ट भी सर काफ़ी आ गए थे, तो टेस्ट दिए, उनको रिवाइज किया, और फिर जब तक फरवरी हुई तब तक तो ये काम किया, या फिर जो क्वेश्चन हम क्लास में दिए ये कर लेना, वहां से कर लेना, तो वो लगा लिया, या फिर आप जैसे क्लास वर्क देते थे ना, होमवर्क देते थे कि हाँ यहाँ से इतने क्वेश्चन कर लेने हैं, तो वो कर लिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट दिए, वो उनको क्वेश्चन लगाए। उसके बाद फिर जब मार्च का महीना आ गया था, मार्च एंड से प्रीवियस सॉल्व स्टार्ट कर दिए थे मैंने। प्रीवियस ईयर किए थे। हम्म। तो मतलब कोई चैप्टर ऐसा मैथ में था जिससे आपको डर लगता हो पहले, जैसे होता ना 12th में कुछ बच्चे प्रोबेबिलिटी से हाँ डरते तो हैं, कुछ मतलब बच्चे, ऐसा था, तो मेरे ऐसा साथ था कुछ कि था? 11th में पीएनसी बहुत समझ में नहीं आई थी, मतलब उतना ध्यान से नहीं समझ में आई थी, तो एक वो टॉपिक था, पीएनसी था मेरे लिए। अच्छा, परमुटेशन। हाँ तो फिर पीएनसी अगर 12th में नहीं आई थी तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती होगी, क्योंकि वो तो लगभग। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत तो प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऐसा था कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा क्लियर थी, अच्छा अच्छा। बट पीएनसी उसमें अप्लाई करना कि मतलब हाँ किस तरीके से एग्जैक्टली पीएनसी हाँ अप्लाई हो रही है, उस चीज़ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो चीज़ें ठीक दिक्कत है। देती थी। और लॉजिकल के लिए? लॉजिकल में से इतना कुछ ध्यान दिया नहीं हमने, अच्छा, मतलब कुछ जितना। क्योंकि अभी तक जो हमने इस सेशन के इंटरव्यू लिए हैं, हम्म। सारे बच्चों ने ये बोला है कि सर हमने खाली टेस्ट दिए, हाँ उन्हीं के क्वेश्चन लगाए। वही वही तो सर। हम जानना चाह रहे हैं कि कोई किताब या कुछ अलग से फॉलो नहीं किया नहीं या सर, सिर्फ उतना? लॉजिकल का तो सर मेरा ये था कि बहुत वीक भी नहीं थी मेरी, और सर कराते थे क्लास में, बस मेरा ये था कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उनको कैसे, मतलब जैसे कि एक वही है प्रॉफिट लॉस है, आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे, बट एग्जाम में वो तरीका अप्लाई करना वायबल नहीं होता, उतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो सर ने वो चीज़ें बताई कि इस क्वेश्चन को ऐसा करना है, इसको ऐसा अटेम्प्ट करना है, तो सर क्लासेस ली थी मैंने और उसमें उनके नोट्स बना रखे थे, तो वही था कि एंड टाइम पे आके वही रिवाइज किए और टेस्ट दिए। अच्छा, तो जैसे तुमने प्रॉफिट लॉस बोला तो हमें इससे एक चीज और ध्यान आ रही है कि जैसे हम पूरा डीप में पढ़ाते हैं, जैसे पढ़े हो तो तुमने देखा होगा कोई टॉपिक स्टार्ट किया, पूरा डीप में पढ़ा है, हम्म। तो कभी कभी बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि इतने लेवल तक निमसेट में पूछा नहीं जाता है, तो इतना डीप में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कभी आया आपके दिमाग में? नहीं सर, क्योंकि मतलब वही है, जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर प्रिपेयर वर्स्ट केस के लिए करते हैं ना, मतलब अगर इजी आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तब क्या करेंगे। क्योंकि वही चीज जैसे प्रॉफिट लॉस जैसे तुमने बोला, तो बहुत सारे बच्चे ये रहते हैं कि सर एप्टीट्यूड तो निमसेट में आती नहीं है मोस्टली, लॉजिकल रीजनिंग आती है, प्रॉफिट लॉस रेशियो परसेंटेज नहीं आता नहीं है। आता। बट क्लासेज हम करवा देते हैं इसलिए कि अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप ये सोच के ना छोड़ दो कि ये प्रॉफिट लॉस हाँ है और हमने वही। पढ़ा नहीं। और इंग्लिश कुछ किया था? नहीं सर, इंग्लिश कुछ नहीं किया। बिल्कुल छोड़ दिया था? हाँ, मतलब जितनी आती थी बस वही आती थी। अच्छा, नहीं पेपर में अटेम्प्ट किया था? हाँ अटेम्प्ट की। टोटल कितने नंबर थे आप निमसेट टाइम में? मतलब एग्जैक्ट नहीं, 10-5 ऊपर नीचे? 680 के आसपास है। 680 के आसपास, तो पहले ज्यादा हो रहे होंगे, हाँ मतलब जब कुछ कम हुए थे क्वेश्चन में। हाँ हाँ। और क्या बच्चों को बताना चाहेंगे? मतलब एक सबका होता है ना कि
जैसे पिछली बार भी तुमने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे होंगे, जब बच्चा पढ़ता है तो देखता है किसने क्या फॉलो किया, तो उस समय आपको लगता होगा कि ये वाली बात इन्होंने नहीं बताई है, हम होते तो बताते। तो ऐसी कोई बात आपके पास हो? तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी मतलब एकदम ऐसे मत फॉलो करने लग जाओ कि हाँ बिल्कुल यही एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो पहली बात तो ये कि आप खुद को समझो कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर टिके रहो। और दूसरी चीज ये है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। ये तो मतलब खुद में लिख के ले लो कि भले ही दिन में एक क्वेश्चन करना है, भले ही 10 मिनट किताब खोलनी है, बट खोलनी है। प्रिपरेशन फेज में अगर आप हो तो कंसिस्टेंसी आप नहीं छोड़ सकते हो। और दूसरा ये कि मतलब होप्स नहीं छोड़नी, मतलब मार्क्स कम आएंगे, मतलब मेरे साथ भी चीज हुई सर कि मतलब मार्क्स कम आए, मन नहीं करता था पढ़ने का, 2-2 3-3 में आते थे, लेकिन फिर ये कि बिल्कुल हार मत मान लो, करते रहो, खुद पे भरोसा रखो और अच्छा, हो कभी जाएगा। कभी ऐसा नहीं फील होता था आपको कि इतने महंगे महंगे कोर्स वाले बच्चे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो इतना कम है, तो होगा भी हमारा सिलेक्शन कि नहीं होगा? सर ये बात तो कभी ख्याल नहीं है क्योंकि सिलेबस तो वही है। नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे हमें स्पेशली जब कॉल करते हैं, तो जैसे हमने फीस बताई और किसी और इंस्टीट्यूट में पूछे, उन्होंने फीस बताई, तो उन्होंने जैसे मान लो हमसे 2 गुनी बताई। तो जब बच्चे हमें इवेल्युएट करते हैं तो सोचते हैं कि अब इनकी फीस कम है तो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। तो वैसा पढ़ते समय कभी आया दिमाग में आपके? नहीं सर, मतलब ये बात तो पहली बात तो आती होगी, किसी के दिमाग में तो स्टार्टिंग में आती होगी। जब पढ़ रहे होते हैं फिर तो आपको मालूम पड़ जाता है कि सब पूरा सिलेबस पढ़ा ही रहे हैं। और सर मेरा तो ये था कि सब देखा कि सिलेबस पूरा ही पढ़ा रहे हैं आप, तो हमें मतलब दिमाग में कभी ये बात नहीं है कि हाँ सर होगा कि नहीं होगा, मतलब हम भरोसा था कि सिलेबस पूरा पढ़ के जा रहे हैं, तो फिर जो होगा देख लेंगे वहाँ पे। अच्छा, तो अभी NIT तिरछी में आपको कैसा फील हो रहा है? सर अच्छी जगह तो है, हाँ। मतलब वैसे अगर देखें तो सराउंडिंग बहुत अच्छी है, पढ़ने का माहौल बहुत ठीक है। बट अब क्योंकि हम लोग नॉर्थ से हैं, थोड़ा बहुत कल्चर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है हमारे लिए, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, बट ठीक है मैनेज हो जाता है। क्योंकि हम लोग मोस्टली लोग, जैसे मेरे अपने बैच की बात करूँ तो बहुत लोग नॉर्थ के हैं, तो बैच में दिक्कत नहीं होती है स्पेसिफिकली, बट हाँ वैसे थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं कल्चर वेरिएशन की वजह से। अच्छा, तो मतलब जो अगली साल बच्चे कर रहे हैं तो उनको आप स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहेंगे NIT तिरछी आए? हाँ सर, अगर देखोगे तो एमसीए के लिए वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी है, उसका रीजन तो है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पर, ये तो है, अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको सराउंडिंग मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है उस तरीके का, एमसीए के लिए है। एक नहीं, एक बच्चों का और भी रहता है कि सर हम इतनी मेहनत कर लेंगे और इसके बाद में जाके NIT में बस मजे ही करने हैं, तो ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि जितना आप निमसेट निकालने के लिए मेहनत करते हो ना, एनआईटी में एग्जिस्ट करने के लिए आपको हर दिन उससे दुगनी मेहनत करनी होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है ना, जैसे क्लासरूम में भी रहता है, ऑनलाइन में भी रहता है कि वो सुनते आते हैं कि 10th अच्छे से पढ़ लो फिर आगे की लाइफ सेट है, फिर जब 12th में पहुंचते हैं तो सुनते हैं कि अच्छा 12th हाँ सही होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो लगता है आखिरी ग्रेजुएशन अब सही होना चाहिए कि आप एक बार NIT निकाल लो फिर आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, तो है एक्चुअली में वो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो सिलेबस है कंपनी जो पूछेगी उसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब सेट लेकिन है। बाकी अगर पढ़ाई को छोड़ के बोले तो बाकी लाइफ कैसे, जैसे हमने मतलब हमारा अपना पर्सनली मानना है कि NIT पढ़ने के लिए भी ज्वाइन करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि NIT की जो लाइफ है वो आप ना तो खरीद सकते हो, हाँ ना उसको बना सकते हो। हाँ सर, मतलब कैंपस लाइफ तो कैंपस लाइफ होती है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप नए लोगों से मिलते हो, तो एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत चीज़ें हैं। और कैंपस लेवल समय ड्यू की लाइफ भी जी है, तो एक हॉस्टल लाइफ और कैंप वो डिफरेंस होता है, तो एनवायरनमेंट तो रहता है वहाँ पे थोड़ा सा। तो घर पे कितने भाई बहन हो आप? सभी, मैं बड़ा भाई हूँ, 2 बहनें हैं छोटी। अच्छा, सबसे बड़े भाई हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तुम पे, क्योंकि मतलब सिस्टर भी हैं फिर 2। हाँ थोड़ी बहुत तो है। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी, क्योंकि हाँ सबका वही रहता ना कि हम्म अब इनकी जॉब लग जाएगी अच्छे से और फिर सारी चीज़ें हम्म ठीक हो जाएंगी। चलो, तो और कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? हमें तो जितने क्वेश्चन याद आ रहे थे वो तो हमने सारे पूछ लिए, क्योंकि पहले से डिफाइन तो होता नहीं कौन से पूछने। हाँ, बस वही सर कि मतलब अपना खुद पे भरोसा रखो और कंसिस्टेंसी रखो, बाकी तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है निमसे निकालना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे मानवेंद्र जब भी कभी वीडियो खोल के देखेंगे तो उसके आपको रिप्लाई कर देंगे उन क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।